सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको खुशामदीद कहती हूँ। रूह परवर झलकियों का हज की ये नजराना है। आज का दिन यादगार हिम्मत मर्दाना है। जमा है मक्का में दुनिया भर के परवाना सिफ्त, सोवगन काबा में शमाए जलवाए जानाना है लबों पर नारे तकबीर की दिलकश सदा, शौक में हक में हर कदम पर सजदा शुक्राना है। जी नाज़रीन, तो आज मुबारक तरीन दिन है। मैदान अरफात में वक़ूफ़ इरफ़ा अदा करने के लिए आज़मीन हज की एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। इस बार हज की ख़ास बात यह भी है कि चंद बरसों में हज का ये सबसे बड़ा इज्तिमा है। 160 ममालिक से कम अज़ कम 25 लाख मुसलमान सऊदी अरब पहुँचे हैं, जिनमें 1.5 लाख से ज़ायद पाकिस्तानी भी शामिल हैं। और मिना में दुनिया का सबसे बड़ा खैमों का शहर आबाद है, जहाँ शेख यूसुफ बिन मोहम्मद सईद ने मस्जिद निमरा से हज का खुतबा दिया। खुतबा हज में उन्होंने कहा कि अल्लाह ने जोड़कर रहने का हुक्म दिया और तफर्रुक़ा डालने से मना फरमाया, लिहाजा मुसलमानों को आपस में जुड़कर रहना होगा। खुदारा रहमान और रहीम है और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल और बंदे हैं। उन्होंने ताकीद की कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखो। नमाज, रोज़ा, ज़कात और बैतुल्लाह के हज का हुक्म अल्लाह ने दिया है। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करने वाला जन्नत में दाखिल होगा। अल्लाह की वहदानियत और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की गवाही देना ही इस्लाम है। खुश नसीब आज़मीन ने खुतबा हज सुनने के बाद ज़ोहर और असर की नमाज़ें यकजा करके एक साथ अदा करेंगे। अज़ान मगरिब के बाद अब वो आज़मीन मैदान अरफात से मुज़दलिफ़ा रवाना होंगे, जहाँ पर वो नमाज मगरिब और फिर इशा मिलाकर अदा करेंगे। आज के इस बड़े दिन पर बात करेंगे, हमें ज्वाइन कर रहे हैं आज के प्रोग्राम में मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू। मुफ्ती साहब, हर साल की तरह ज़ाहिर इस साल भी हम हज की अहमियत, उसकी फ़जीलत, उसकी बरकतें, किन लोगों पर हज वाजिब है, ये सब बातें तो हम करेंगे। लेकिन जिस तरह हज इस दफ़ा इसलिए भी मुख्तलिफ है कि जब से कोविड आया उसके बाद से लेकर अब तक ये सबसे बड़ा इज्तिमा है। मुसलमानों ने बहुत तकलीफ़ में वक्त गुजारा। वो जगह जो हम पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए सबसे बढ़ के है, हमारी रूहें खिंची जाती हैं, हमें चैन नहीं आता कि वहाँ हम जाए बगैर रह नहीं पाते। लेकिन हमने ये 4 साल तमाम मुसलमानों ने बहुत तकलीफ़ों में गुजारे। इस कोविड की वजह से हम जा नहीं पाते थे, काबे को छू नहीं पाते थे, उसके गिलाफ से लिपट के अल्लाह से दुआएं नहीं मांग पाते थे, हजर अस्वद को बोसा नहीं दे पाते थे। यह हज उस तरह से भी मुख्तलिफ है, आप क्या कहेंगे? देखें, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि हर मुसलमान को जिन मकामात से सबसे ज़्यादा मोहब्बत है वो उनमें से एक मक्का शरीफ है और दूसरा मदीना शरीफ है। मक्का शरीफ इसलिए महबूब है कि वहाँ अल्लाह का घर है और पहला बैत जिसे बैतुल्लाह कहा जाता है, और ये वो मकाम है कि जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाए विलादत भी है। और दूसरी बड़ी वजह यह है कि इस शहर के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ज़्यादा मोहब्बत फरमाई है। हमारा जो एक फ़र्ज़ है हज, उसकी अदायगी भी इसी शहर के अंदर हो सकती है और इसी शहर के अंदर होती है। इस वजह से हमें हर गली मक्का शरीफ के हर कदम पे, हर पत्थर से, हर नज़ारे से जो है ना वो हर मुसलमान को मोहब्बत है। और दूसरी जो आम तरीन जगह और मकाम है वो है मदीनतुर रसूल, और यह जाहिर है हर मुसलमान को अपनी दिल के बहुत ज़्यादा करीब है, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम की मोहब्बत ये ऐन ईमान है। और मोहब्बत का तकाजा ये है कि अपने महबूब की ज़ात, सिफ़ात, मुतल्लक़ात, उनके ज़मान, मकान, हर जगह से बंदा मोहब्बत रखे। सही बात। आपने जो हज शरीफ के हवाले से बात कही है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि ये खुशबख्त तरीन लोगों का इस वक्त दुनिया में इज्तिमा जो हो रहा है, जो मक्का शरीफ में, तो ये दुनिया के वो खुश नसीब तरीन लोग हैं कि जिन्हें मैं समझता हूँ कि अल्लाह वादहू ला शरीक की तरफ से खुसूसी बुलावा आया है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस मुबारक हमारे सामने है कि ये लोग जिस वक्त आज हज का यकीनन ये मैदान अरफात में ये वक्त गुजार रहे हैं,
तो नबी अलैहिस्सलाम ने जैसे इरशाद फरमाया कि जिस वक्त कोई शख्स हज करता है तो वो इस तरह से पाकीज़ा हो जाता है गुनाहों से जिस तरह वो माँ के पेट से अभी दुनिया में आया है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक खुशबख्ती की अलामत है और इस वक्त हमारे लिए ये सआदतमंदी ये है कि हमारे 1 लाख से ज्यादा मुसलमान भाई और बहनें वो हज की सआदत हासिल कर रहे हैं। यकीनन इस वक्त हमारे मुल्क को, हमारी कौम को, हमारे वतन को दुआओं की जरूरत है और बड़ी पावर जो है वो यकीनन मुसलमानों की दुआएं हैं और इस वक्त वहाँ हमारे मुल्क के लिए भी, हमारे लिए भी यकीनन दुआएं हो रही होंगी। तो मैं समझता हूँ कि ये हम सब के लिए बरकत का बायस है। अच्छा, अब वो लोग जो नहीं जा पाए हज पे और अल्लाह ताला हम सबको बुलाए, बार बार बुलाए, ये हर मुसलमान की चाहत है, तो वो आज का बड़ा दिन यानी कि आज 9 और 10 जो उसको किस तरीके से गुजारें, क्या अस्कार करें, किस तरह की इबादत करें, रोज़ा रखना चाहें तो वो रोज़ा रखें, किस तरह से कर सकते हैं आज के दिन और कल के दिन? देखें, इसमें हदीस मुबारका में आज के दिन के अज़कार वगैरह मज़कूर हैं। दुआ जो है वो सबसे बड़ा अल्लाह ताला की इबादत में से इबादत है जिसको मुखल इबादत कहा गया है। हुजूर ने फरमाया अद-दुआ मुखल इबादत, दुआ बड़ी इबादत है। और जो आपने फरमाया है कि रोज़ा रखना ये भी एक बहुत बड़ा सवाब का काम है और आज के दिन अगर रोज़ा रख लिया जाए, जिन लोगों ने यकीनन रखा है, हमारे घरों में भी रखा हुआ है मर्द और ख्वातीन ने, तो कल का दिन भी अगर रोज़ा हो, यानी हमारे पाकिस्तान के लिहाज से, क्योंकि जो 10 ज़िलहज्जा है जो ईद वाला दिन है, कुर्बानी वाला दिन है, उस दिन तो रोज़ा शरई तौर पर नहीं रखा जा सकता, लेकिन 8वीं और 9वीं ज़िलहज्जा का रोज़ा ये बहुत सवाब का बायस है और हमारे बुजुर्गान दीन इस दिन को रोज़ा रखते आए हैं। अच्छा, फिर ज़ाहिर कुर्बानी और आजकल जो कुर्बानी का एक बन गया है, मुफ्ती साहब ज़रा मुझ पर बात करते हैं कि नमूदो नुमाइश ज़्यादा हो गई है, कुर्बानी की असल रूह से, असल मकसद से हम बहुत दूर हो गए हैं। अगर हम आज देखें तो हम जब कुर्बानी करते हैं तो हमारा ज़्यादातर लोगों का ये मकसद होता है कि वो दिखावा करें, जो कि अल्लाह ने भी मना फरमाया है। मैं चाहती हूँ ज़रा कुर्बानी के हवाले से भी आप हमारे लोगों को ना सिर्फ बताएं और किस तरह की कुर्बानी होनी चाहिए, जो असल मकसद और जो असल रूह है कुर्बानी की। देखें, बुनियादी तौर पर कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, कि ए मुसलमानों, ये जो तुम कुर्बानियां करते हो तो अल्लाह की बारगाह में न इसका गोश्त पहुंचता है न इसका खून पहुंचता है, बल्कि अल्लाह की बारगाह में तुम्हारा तक़वा पहुंचता है। तक़वा वो आपकी और मेरी दिल की तहारत, हमारे हुस्न नीयत है कि हम उस जानवर को किस नीयत से कुर्बान कर रहे हैं। अगर हमारी नीयत सालिहा है और हम अच्छा जानवर और महंगा जानवर खरीद रहे हैं, तो ये हदीस मुबारका में अल्लाह के नबी ने फरमाया कि 10 ज़िलहज्जा को कुर्बानी करने से अफजल अमल अल्लाह की बारगाह में और कोई भी नहीं है। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये भी हदीस है कि अल्लाह ताला को मोटे, ताजे, खूबसूरत और महंगे जानवरों की कुर्बानी ज्यादा पसंद है। उसकी वजह ये है कि यहाँ मैं और आप भी समझें कि अगर हमें भी कोई अच्छा तोहफा दे, अच्छी चीज का दे, फल भी अगर हमें कोई तोहफा दे तो वो कमजोर सा हो तो उसमें वो मजा नहीं है कि जितना अच्छा, खूबसूरत और तरोताजा फल हमें मिले तोहफे में। इसी तरह कोई भी चीज अगर हम किसी को गिफ्ट करते हैं तो उसका तकाजा ये होता है कि ये अच्छे क्वालिटी की ये चीज हमें गिफ्ट हो। तो ये भी एक अल्लाह की बारगाह में हम ये कुर्बानी पेश कर रहे हैं। तो एक मुसलमान का जज्बा ये होना चाहिए, जज्बा सादिक, कि वो अल्लाह की बारगाह में अच्छे से अच्छा, महंगे से महंगा जानवर कुर्बान करे। अब आपने जो क्वेश्चन उठाया है कि यहाँ हमारे यहाँ नमूदो नुमाइश हो रही है, देखें, नमूदो नुमाइश से तो कोई भी इबादत आपकी खाली नहीं। अब दोनों तरह के चांस हैं कि जो लोग हज और उम्रे के लिए जा रहे हैं वो भी क्या पता इसलिए जा रहे हैं कि लोगों को दिखलावा हो, ताकि लोग हमें हाजी साहब कहें। नमाज पढ़ रहे हैं, मामा पहन रहे हैं, दाढ़ी रख रहे हैं ताकि लोग सूफी साहब, मौलाना साहब या नमाजी साहब कहें। तो पहलू तो दोनों आते हैं, लेकिन हमें अल्लाह और उसके रसूल ने हुक्म दिया है कि हम हुस्ने ज़न रखें किसी भी मुसलमान के हवाले से। तो बहरहाल अगर कोई नमूदो नुमाइश की नीयत से कुर्बानी करता है तो जैसे कुरान मजीद में अल्लाह तबारक ताला ने फरमाया कि ये सदका, नमूदो नुमाइश और दिखलावा ये सदके को बातिल कर देता है, तो वो उसका कोई फायदा नहीं रहता। और कुरान मजीद ने उसकी मिसाल बयान की है कि उस आदमी की तरह उसकी मिसाल जो दिखलावे के लिए ये सदका करते हैं, उसकी मिसाल उस पत्थर की सी है कि जिसके ऊपर गर्द पड़ी हुई हो और बारिश आए तो उस पत्थर के ऊपर से वो गर्द साफ हो जाती है, तो बाकी जो जमीन होती है
जरखेज, उस जमीन पे अगर बारिश के कतरे पड़ते हैं तो फायदा होते हैं, और अगर पत्थर पे वो बारिश पड़ती है तो थोड़ी देर के बाद उसका पानी खत्म हो जाता है और उसको कोई फायदा नहीं। बहुत अच्छी मिसाल। तो हमें चाहिए ये कि हम अच्छी नीयत से करें और हलाल माल से कुर्बानियां करें। बिल्कुल। अब यहाँ तो ये हो रहा है कि बड़े बड़े अफसर जनाब अपनी फटीकों में लोगों से जानवर मांग रहे हैं, इतने बकरे ले आओ, फलां बैल ले आओ, ये आजकल हम लोग पढ़ रहे हैं, सोशल मीडिया पे देख रहे हैं। जी जी। तो बहरहाल अल्लाह ताला की इबादत है, कुर्बानी भी बहुत अफजल इबादत है, बहुत बड़ी एक इबादत है, तो इसे हमें हुस्न नीयत से अदा करना चाहिए। बेशक, क्योंकि अल्लाह ताला नीयतों को देखता है और नीयतों के साथ है। बहुत शुक्रिया आपका मुफ्ती यानी साहब, आपके वक्त का, और बहुत ही खूबसूरत आज के इस बड़े दिन के ऊपर उन्होंने गुफ्तगू की। और ज़ाहिर है आज की अगर हम बात करें, आज ही हज होगा, कल सारी सिलसिला, और फिर कल पाकिस्तान में चांद रात है ईद उल अज़हा की, और परसों है कुर्बानी का रोज़। अब ज़ाहिर दिन बहुत कम रह गए हैं, कुर्बानी के जानवर बहुत से लोगों ने ख़रीद लिए हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कुर्बानी का जानवर अभी भी ढूंढते फिर रहे हैं। सुन्नत इब्राहिमी की ख़रीदारी के लिए लोग जानवर पसंद भी कर रहे हैं। क्या कोई जानवर पसंद आ गया है लोगों को? क्या रेट्स हैं? 2 दिन सिर्फ रह गए हैं। तो कराची का पहले रुख करेंगे, हमारे नुमाइंदे कफ़ील अहमद हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करेंगे। जी कफ़ील, बताइएगा कैसी तैयारी चल रही है जानवरों की? देखिए, ईद उल अज़हा में एक दिन जो है वो रह गया है और कसाबों ने जो है अपनी छुट्टियों को तेज़ कर लिया है, और कीमतों के हवाले से भी और वैसे भी। हमारे साथ मौजूद हैं हाजी सिकंदर कुरैशी साहब, जो कि मीट मर्चेंट एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी हैं। हाजी साहब, क्या तैयारी है? पहले दिन के रेट क्या होंगे, सेकंड डे के और तीसरे रोज़ के? पहले दिन के हवाले से मैं बकरे के हवाले से बात करना चाहूँगा कि पिछले साल जो है हमने 5 से 6 हज़ार और 7 हज़ार जानवर के हवाले से, जैसे जानवर की कंडीशन होती है, बकरा जिस हवाले से होता है, उस हवाले से हमने ये पिछले साल लिए। तो और अल्हम्दुलिल्लाह इस साल भी जैसे पूरे पाकिस्तान के अंदर हर चीज़ की जो कीमत जो है शूट कर गई है, तो इसी हवाले से हमारे इस साल जो है कसाब हज़रात जो है 6,000, 7,000, 8,000 8,000 आप गाय के लेंगे? बकरे के हवाले से बात करना। गाय के क्या चार्ज करेंगे? गाय के हवाले से जो नॉर्मल गाय है, जो बछिया है, उसकी 18 से 20,000 रुपये। 18 से 20,000 रुपये, तो ये बहुत ज़्यादा नहीं है वहाँ पे इतना बड़ा बोझ? पूरा टीम वर्क होता है हमारे साथ, क्योंकि फ़र्द 6-7 अफराद उसमें शामिल होते हैं, तो ये मैं समझता हूँ कि रीज़नेबल है। अच्छा, दूसरे और तीसरे रोज़ इसमें कुछ कमी आएगी अगर आप पहले दिन के ले रहे हैं तो? नहीं, उसमें ऐसा होता है कि 1,000-2,000 का फ़र्क आ जाता है, लेकिन काम के हवाले से जो पहले दिन, जैसे महंगाई बढ़ गई है, कफ़ील में बता रहे हैं बहुत से कसाबों के रेट बढ़ गए हैं, मुँह मांगी कीमत कसाब जो हैं वो ईद कुर्बा के दिन जो हैं वो अपनी मांगते हैं, और लोगों के लिए ये भी बहुत परेशानी की बात होती है। अब ख़वातीन जो कि ज़ाहिर है वो भी काफ़ी हम देखते हैं कि आगे आगे होती हैं। इस बार भी हमने देखा कि ख़वातीन जानवरों की ख़रीदारी में बहुत आगे हैं। पेशावर को रुख करेंगे, वहाँ की मवेशी मंडियों में ख़वातीन भी जानवरों की ख़रीदारी करने पहुँच गई हैं, और महंगाई की वजह से वो बहुत परेशान नज़र आती हैं। तो एक खातून के साथ हमारे नुमाइंदे नवाब शेर मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। जी नवाब शेर। जी बिल्कुल, पेशावर की मवेशी मंडियों में रौनकें काफ़ी बढ़ चुकी है, और दीगर शहरों की तरह ख़वातीन भी जो है वो सुन्नती इब्राहिमी अदा करने के लिए मवेशी मंडी पहुंचे हुए और सस्ते और तगड़े जानवर की ख़रीदारी कर रहे हैं। बात करते, मंडी का रेट बहुत ऊपर जा रहा है, तेज़ चल रहा है जी। तो क्या लेने के लिए आए? ये चोटी लेने के लिए, चोटी लेने के लिए आए। अच्छा, तो कितने रेंज में आप ले लेना है, और मंडी का रेट क्या जा रहा है? मंडी का रेट तो बहुत ऊपर जा रहा है ना, मैं 1,50,000। और मंडी में कितना है? मंडी में बहुत ऊपर जा रहा है। अच्छा जी, आप क्या कहेंगे? इसी हवाले से हम भी यही कहेंगे कि ये मरतबा माल बहुत तेज़ जा रहा है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है वो मंडी का रेट काफ़ी तेज़ है, जबकि ख़वातीन का भी यही कहना है कि जानवरों की कीमतें काफ़ी ज़्यादा है और इंच की रेंज से जो है वो बाहर है। दूसरी तरफ व्यापारियों का भी यही कहना है कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, और जो जानवरों का चारा है वो भी काफ़ी महंगाई बहुत ज़्यादा है, व्यापारी भी खरीदार भी परेशान है, और यही हो रहा है। अब ये दुआ भी हमारी कि अगर आपको जानवर अभी तक नहीं मिला है तो आपकी हुई कीमत में ये जानवर आपको मिल जाए। बहुत शुक्रिया नवाब शेर, हमें पेशावर से आगाह करते। और आगे बढ़ते हैं और पाकिस्तानी सियासत की ज़रा बात करते हैं। तो जैसे दिन गुजरते जा रहे हैं हम देख रहे हैं कि पाकिस्तानी सियासत में भी बहुत गर्मा गर्मी है। एक तरफ कौमी असम्बली की मुद्दत ख़त्म हो रही है, वहीं पीडीएम हुकूमत ने नाअहली की सज़ा से मुतालिक एक बहुत बड़ा फैसला किया और कौमी असम्बली इलेक्शन एक्ट में तरमीम का बिल मंजूर करते हुए जो नाअहली की मुद्दत थी उसको 5 साल मुकर्रर कर दिया। साथ ही ये भी मंजूर कर लिया कि इलेक्शन कमीशन ही इंतखाबात की तारीख का ऐलान करेगा और उसमें रद्दबदल भी कर सकेगा। इलेक्शन की तारीख के लिए सदर मुमलिकत से मुशावरत की शर्त भी ख़त्म कर दी गई है।
कौमी असम्बली की बजट सेशन में वजीर खजाना इसहाक डार ने मुतादिद बिल्स की तरह ज़िमनी एजेंडे के तौर पर इलेक्शन एक्ट में तरमीम का बिल पेश किया, जिसे ऐवान ने मंजूर किया और बिल के तहत 62(1)F के तहत नाअहली की मुद्दत अब 5 साल मुकर्रर कर दी गई है। कौमी असम्बली में मंजूर बिल से साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के चेयरपर्सन जहांगीर तरीन को एक बहुत बड़ा रिलीफ मिल सकता है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को जुलाई 2017 में नाअहल किया गया था और उनकी नाअहली की 5 साल मुद्दत 2022 में ही पूरी हो चुकी है, जबकि जहांगीर तरीन को दिसंबर 2017 में केस में नाअहल करार दिया गया था। और अब ये बिल जो मंजूर हुआ है, नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन दोनों पार्लियामेंट या फिर सूबाई असम्बली के रुकन बन सकेंगे। इस पर हम बात करेंगे और हम इसकी जो टेक्निकलिटीज़ हैं उस पर भी बात करेंगे। कुंवर दिलशाद साहब, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, हमारे साथ मौजूद होंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। और ब्रेक पर जाने से पहले हम इलेक्शन एक्ट पर बात कर रहे थे, जो कि बुक का हिस्सा बन चुका। अब इस पर बात करने के लिए कुंवर दिलशाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कुंवर साहब, बहुत शुक्रिया। अब ये जो नया कानून मंजूर हुआ है इलेक्शन एक्ट का, अब ये किस तरह फ़ायदा पहुंचा सकता है, ख़ास तौर पर मियाँ नवाज शरीफ को या जहांगीर तरीन को? अब ये इस कानून के तहत तो नाअहली की जो मुद्दत है वो 5 साल मुकर्रर कर दी गई है, तो क्या अब वो अगले इलेक्शन में हिस्सा ले सकेंगे? जी हाँ, ये दरअसल आर्टिकल 62(1)F में तो जो है उसके तहत इनको ताहयात नाअहल करार दिया गया था। अब ये आर्टिकल 184(3) के तहत ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपील दायर करने के मिजाज हो गए हैं। अच्छा, पहले जो ये जो सुप्रीम कोर्ट का जो उन्होंने प्रोसीजरल एक्ट बनाया था 2023 में, उसमें लिखा हुआ है कि अपील करने की उनको रियायत दी जाए, तो ये उसकी आर्टिकल 184(3) पहले अपील करने की गुंजाइश नहीं थी। अब ये आर्टिकल 184(3) में अपील करेंगे और अपील करने के इनके पास मुकम्मल जो है वो आईनी तौर पर उनको रिलीफ मिल गया है। तो इन हालात को देखते हुए नजर यही आ रहा है कि ये अपील करेंगे और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उसको आज से गौर करेगी। फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की सवाबदीद पर है कि वो अपने फैसले पर कहाँ तक जाती है। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की ही सवाबदीद है कि वो उनकी अपील को मंजूर करती है या नहीं करती? जी हाँ, और तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जब अपील करेंगे तो फिर तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ही जो है उसके बारे में तमाम फैक्ट फाइंडिंग देखेंगे, रिपोर्ट देखेंगे और इसके बाद वो अपना फैसला करेंगे कि ये इनकी आर्टिकल 62(1)F के तहत जो हमने को ताहयात नाअहल करार दिया था उसमें कोई गुंजाइश मौजूद है या इनको 5 साल के लिए नाअहल करार दिया जाए। लेकिन बहरहाल नजर यही आ रहा है कि इनको फिर 5 साल के लिए ही नाअहल किया जाएगा और वो ताहयात की जो मुद्दत है वो खत्म कर दी गई है एक्ट के जरिए। लेकिन एक्ट के जरिए तो खत्म हो गई है। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उस एक्ट का जायजा लेना है कि आया ये आइन से मुतखातिल तो नहीं है। अच्छा, इस एक्ट में एक और चीज़ हुई है कुंवर साहब के, जो इलेक्शन कमीशन है उसको इख्तियार दिया गया है कि वो तारीख जो है वो मुकर्रर करेगा, रद्दोबदल भी वही करेगा। सदर से मुशावरत का इख्तियार ख़त्म हो चुका है, यानी कि इलेक्शन कमीशन मज़ीद बाइख्तियार भी हो चुका है। और दूसरे, क्या इस एक्ट के बाद जो पहले के फैसले हैं क्या वो उस पर भी असरअंदाज हो सकता है? इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान पहले ही बाइख्तियार है। ये जो इन्होंने कहा है कि जी इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान जो है वो पहले जो है वो सदर पाकिस्तान जो है वो तारीख देने के मजाज थे। अब उन्होंने ये कहा है कि जो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान जो है वो तारीख का तयन करने के जो है उनके पास इख्तियार दे दिया गया है, उनको सदर से मशावरत करने की जरूरत पेश नहीं आएगी। ये उन्होंने सेक्शन 57 में तरमीम कर दी है। और साथ उन्होंने जो सेक्शन 58 में वो तो ऑलरेडी, ये तो मैं बड़ी हैरान की बात होगी, इसको एक्ट बनाने की क्या जरूरत है। आर्टिकल 50 जो सेक्शन 58 जो है उसमें ये ऑलरेडी ये शामिल है कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान जो है वो नागुज़ीर हालात को देखते हुए इलेक्शन की तारीख जो है वो तब्दील कर सकता है। तो आप ये हैरान होंगी कि ये जो इख्तियारात हैं ये इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को 1976 जो पहले जो था अवामी नुमाइंदगी एक्ट 76 उसका सेक्शन 11A के तहत पहले भी इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को इख्तियारात थे कि वो नागुज़ीर हालात को देखते हुए तारीख तब्दील कर सकता था, जिसके लिए ना बेनज़ीर का जो वाक़या पेश आया तो इलेक्शन कमीशन ने जो 8 जनवरी को इंतखाबात होने थे तो 18 फरवरी को कर दिए, आज खुद नोटिस लेते हुए।
ये तो इलेक्शन कमीशन के पास पहले भी इख्तियार थे, लेकिन बहरहाल इसको एक सेकेंडलाइज कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके ऊपर एक्शन लिया कि जी नहीं, इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार नहीं है। उन्होंने 14 मई की डेट मुकर्रर कर दी। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का जो हुक्मनामा था वो कलम करा दिया। ये सारा जो है वो कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया। तो पहले ही इख्तियार थे इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास, और जो हमारा पहले अवामी नुमाइंदगी एक्ट जो है हमारा 76 का 11A, उसको 58 में शामिल कर दिया। ठीक है कुंवर दिलशाद साहब, ये सारी सूरत हाल है जो कि आप हमें ज़रा बता भी रहे थे, टेक्निकल जो मामलात हैं। बहुत शुक्रिया आपका कुंवर दिलशाद। तो ये मामला है, और इसी मामले के पेश नज़र जो मियाँ नवाज शरीफ हैं उनकी वापसी की राह हमवार करने के हवाले से अगला जो मुल्क की सियासत का जो दौर होगा वो किस तरह अनफोल्ड होगा, सियासी मंजरनामा क्या बनेगा। बड़ी अहम बैठक जो पहले लंदन में हुआ करती थी अब दुबई में हो रही हैं। ना सिर्फ वहाँ पे मियाँ नवाज शरीफ साहब, आसिफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ साहब भी वहाँ से होकर आए, मिल के आए, वो वहाँ पहुँचे। और उसके अलावा जहांगीर तरीन और ओन चौधरी भी वहाँ पर मौजूद रहे, और ये मीटिंग्स भी हुई। क्या कुछ हुआ और क्या और भी मीटिंग्स होनी है इससे पहले या नहीं, इसी पर हम हमारे नुमाइंदे दुबई से हमें ज्वाइन कर रहे हैं हसन इमरान। जी हसन, क्या मीटिंग्स हुई, क्या गुफ्तो शनीद होती रही इन मीटिंग्स में? सारे ही वहाँ मौजूद थे दुबई में? सुमैया, कल जो है वो दुबई में पीपल्स पार्टी के कायदीन और नून लीग के आला क़यादत के दरमियान जो है वो 2 मुलाकातें हुई हैं। पहली मुलाकात में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की 1-on-1 मुलाकात हुई। पहली मुलाकात का दौरानिया तकरीबन 1.5 घंटे से ज्यादा था। मुलाकात में आम इंतखाबात की हतमी तारीख, निगरान सेटअप और सीट एडजस्टमेंट के मुतालिक जो है वो बातचीत की गई। लीगी का नवाज शरीफ का इंतखाब नवंबर में करवाने पर जोर, जबकि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी असम्बली की मियाद पूरी होने पर अक्टूबर में इंतखाबात करवाने पर जोर दे रहे थे। जिसके बाद जो है वो उसके बाद मुज़ाकरात का जो है वो दूसरा दौर हुआ अशाइये पर, जिसमें जो है वो वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो, चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और साबिक वज़ीर आज़म या नवाज शरीफ ने जो है वो शिरकत की। सीट एडजस्टमेंट के हवाले से भी बातचीत की गई। 25 मुख्तलिफ सीटें जो हैं वो डिमांड की गई हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से। मुलाकात में जो है वो नून लीग की तरफ से जो है वो 25 सीटों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है। मुलाकात में मुख्तलिफ पहलुओं पर डेडलॉक के खात्मे पर मजीद मुलाकातों का भी फैसला किया गया है। अच्छा, तो ये बताइएगा कि आप ये मीटिंग्स हैं ये यहाँ पर ख़त्म हो गई हैं या ईद के बाद भी कुछ मजीद मीटिंग्स होने का इम्कान है दुबई में? जी, आज इत्तलात यही है कि अभी दोबारा जो है वो मीटिंग की जाएंगी और कुछ दीगर कायदीन भी जो है उन मीटिंग्स में शमूलियत इख्तियार करेंगे, लेकिन अभी तक इस बात की कोई खत्मी तौर पे जो है वो कंफर्मेशन नहीं आई। लेकिन कहा यह जा रहा है कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और साबिक वज़ीर आज़म या नवाज शरीफ की जो है वो मुत्तहिदा अरब अमारात में गुजारेंगे और इस दौरान जो है वो मजीद मुलाकातें भी की जाएंगी, जिसमें आइंदा सेटअप के बारे में मुशावरत जो है वो को हतमी शक्ल दिया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हसन इमरान। दुबई से हमारे नुमाइंदे इस अहम बैठक का अहवाल भी सुना रहे थे कि आइंदा के इलेक्शंस की प्लानिंग हो रही है, सीट एडजस्टमेंट की प्लानिंग हो रही है, तमाम सियासी जमातें किस तरीके से इलेक्शन में आएंगी, कब कौन इलेक्शन चाहता है, क्या होगा, ये सब कुछ हो रहा है। डेफिनेटली ये ईद के बाद भी ये सब कुछ चलता रहेगा। लेकिन एक और अहम मामला है और वो है IMF का। और IMF ने जो मज़ीद टैक्सेस लगाने का कहा था, तो हुकूमत ने जो माली साल 2023-24 का वफाकी बजट था उसको जो मंजूर होने के बाद जो इख्तितामी तकरीर थी उसमें वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार ने दावा किया कि बजट में IMF की शराइत मान लेने के बाद प्रोग्राम की बहाली की राह में तमाम तर रुकावटें दूर हो गई हैं। अब IMF के साथ डील के हम करीब पहुँच चुके हैं और इसका ऐलान भी जल्द मुतवक्के है। अब इसहाक़ डार साहब ने कहा और ये सारी बातों को सुनने के बाद खुदा करके हमें कोई अच्छी खबर भी सुनने को मिल गई है, और अगर ऐसा हो जाता है तो फिर मामलात खासी हद तक काबू में आ जाएंगे, मुआशी सूरत हाल को थोड़ा सहारा मिल जाएगा। लेकिन अगर मामला इसके बरक्स हुआ तो फिर कौम को ज़्यादा भारी कीमत अदा करनी पड़ सकती है। पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट करने के चांसेस हैं। आलमी रेटिंग एजेंसियाँ भी इस हवाले से ख़तरे की घंटियाँ बजा चुकी हैं। गर्ज ये कि नवा जायज़ा तकमील तक पहुँचना अशद ज़रूरी है।
और इसी गर्ज से शहबाज हुकूमत ने IMF की खुशनुदी के लिए बजट में मुतादिद तब्दीलियाँ कर दी हैं। जी हाँ, अब हुकूमत और आवाम मुआहदे के लिए IMF की मंजूरी के इंतज़ार में है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान नया मुआहदा जो है वो जल्दी कहा जा रहा है कि वो हो जाएगा, लेकिन इस मुआहदे के लिए हुकूमत ने आलमी मालियाती इदारे के साथ डेडलॉक ख़त्म हो गया है। क्या ये हो जाएगा या इसी बात करने के लिए मुझे ज्वाइन कर रहे हैं माहिर माशियात हैं फ़ारूक सलीम साहब। अस्सलाम वालेकुम फ़ारूक साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। फ़ारूक साहब, आपको लग रहा है कि हुकूमत जो दावा कर रही है, वज़ीर ख़जाना कह रहे हैं कि जो टैक्सेस की जो तमाम शराइत थी वो मान ली गई हैं IMF की, और 3-4 रोज़ में यानी कि मुद्दत ख़त्म होने से पहले ही ये हो जाएगा, या फिर एक नया मुआहदा होगा? क्या लग रहा है आपको? देखिए, जो रवा माली साल है जो जून की 30 तारीख को ख़त्म हो रहा है, उसमें जो अदायगियाँ करनी है हुकूमत पाकिस्तान में, उसकी रकम जो है वो ख़जाने में मौजूद है। असल इशू शुरू होगा जो अगला माली साल, जुलाई में माली साल शुरू होगा, और जुलाई से दिसंबर तक का जो 6 महीने का पीरियड है, उसमें लगभग 10 अरब डॉलर की बैरूनी अदायगियाँ हैं। बताया ये जा रहा है कि उसमें से 5 अरब डॉलर जो है वो तो रोल ओवर में चला जाएगा, बाकी रह जाएंगी 5 अरब डॉलर की अदायगियाँ। और खजाने में पड़ा है, स्टेट बैंक हमें बताता है 3.5 अरब। तो अब मैथ करना तो बहुत ही आसान है कि IMF के बगैर अगला माली साल जो है उसका IMF का कोई मुतबादिल नहीं होगा अगला माली साल या अगले माली साल के पहले 6 महीने गुजारने। अब मामला ये है कि ये वाला जो करंट पैकेज है ये तो जून 30 तारीख को ख़त्म हो जाएगा। जून 30 के बाद हमें जाना तो IMF के पास ही है। डिफ़ॉल्ट से पहले जाएं, डिफ़ॉल्ट के बाद जाएं, इसी साल चले जाएं, अगले साल में एक बड़ा पैकेज और नया पैकेज चाहिए होगा। IMF का मुतबादिल तो कोई नहीं। लेकिन मुझे महसूस ये हो रहा है कि हमारे यहाँ या हमारी हुकूमत जो है वो सियासी फैसला करती है, माशी नहीं। इस तौर पे तो दें नो अदर ऑल्टरनेटिव, कोई मुतबादिल नहीं। तो यहाँ पे सियासत की जा रही थी इस माशी फैसले के ऊपर। तो आपको लग रहा है ये अगर हम डिफ़ॉल्ट खुदा ना खास्ता इस सूरत हाल में हम आते हैं तो हमें कम बैक करने में कितना टाइम लगेगा फिर? देखिए, अगर तो बदकिस्मती से वो वाली ट्रेजेक्टरी मिलती है जो श्रीलंका में थी, श्रीलंका में भी आपने देखा कि वो डिफ़ॉल्ट हो गया और डिफ़ॉल्ट के बाद भी वापस IMF के पास ही गया जी। लेकिन वो इंटरिम पीरियड है, वो जो बीच में पीरियड आता है, उसमें एक तो करेंसी बहुत तेजी से गिरती है, महंगाई मजीद बढ़ जाती है। श्रीलंका में हमने देखा कि स्ट्रीट के ऊपर प्रोटेस्ट बहुत सारी होती हैं, और वो जो स्ट्रीट के ऊपर एहतजाज होता है वो जिसको हम कहते हैं लीडरलेस, उसमें लीडर नहीं होता जी, और वो खतरनाक प्रोटेस्ट होती हैं। फिर बहुत सारी सनतें जो हैं उनमें बंदिश आने लगती है। अब एक और मॉडल हमारे सामने है जो ज़ैम्बिया का है, और ज़ैम्बिया का नाम मैंने इसलिए लिया कि उसके जो कर्जाजात हैं, उनकी जो सूरत है, उनकी जो शक्ल है, वो पाकिस्तान के कर्जाजात से बड़ी मिलती जुलती है। वहाँ पे भी तकरीबन 35-40% जो कर्जाजात हैं वो चीन की तरफ से हैं, और हमारी तरफ भी कोई 35-40% हमारे बैरूनी कर्जाजात जो है वो चीन। तो उस सूरत में फिर वो जो रिसेशन है, वो जो डिफिकल्ट पीरियड है, वो जो मुश्किल वक्त है, वो लंबा खिंच जाता है, क्योंकि एक वहाँ पे जाके चीन और आलमी मालियाती इदारों में दरमियान में एक जंग शुरू हो जाती है। सही। और उस लपेट में फिर वो जो ज़ैम्बिया के रहने वाले लोग हैं वो पिछले कोई साल भर से बोझ जो है उसको बर्दाश्त कर रहे हैं। तो खुदा ना करे कि वो श्रीलंका या हमारा ज़ैम्बिया वाला मॉडल सामने आए, लेकिन बहुत ही कोई इमरजेंसी इमदाद की ज़रूरत होगी अगर उस मॉडल को हमने अवॉइड कर। और आपको क्या लगता है कि वो इमरजेंसी इमदाद हमें कहाँ से मिल सकती है? देखिए, जैसे मैंने पहले कहा कि अगर हम पिछले 6 महीने से कोई सबक सीखना चाहते हैं जी जी, तो हमारे जो फ्रेंडली कंट्रीज हैं, चाहे वो चीन हो, सऊदी अरेबिया हो, या यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हो, वो हमें बड़े वाज़े तौर पे बता चुके हैं कि IMF की छतरी के तले आना ज़रूरी है। उन्होंने उनकी इमदादी पैकेज, उनकी तिजोरी की चाबी जो है वो भी IMF के पैकेज के थ्रू खुलती है। अब हम बैठे हैं सियासत करने कि अगर IMF की छतरी के नीचे जाएंगे तो शायद मुश्किल इकदाम लेने पड़े, फिर ये इलेक्शन का साल है, फिर हमें वोट या नहीं मिलेंगे। तो जैसे मैंने कहा पहले कि ये सियासी फैसला है
माशी तौर पे तो हमें पता है कि हमने IMF के पास जाना है। बस ये लास्ट आप मुझे बता दीजिए, सियासी फैसले बिल्कुल कर रही है हुकूमत, इलेक्शन का साल है, लेकिन जो मुआशी एक फैसला करना चाहिए, इस IMF का मुआहदा भी हो जाए, आगे भी हम सूरत हाल कर लें, शॉर्टली आप मुझे बता दें कि वो क्या होना चाहिए। कि मैं बार बार कह चुका हूं कि IMF का मुतबादिल तो कोई नहीं है। हाँ बिल्कुल नहीं है। करते हैं और उसके नतीजे में हम IMF के छतरी के सर, लेकिन मैं जो आपसे पूछ रही हूँ ना फारूक साहब, मुझे वाइंड अप करना है, टैक्सेस की शरह मजीद कितनी बढ़ेगी, आवाम पे कितना बोझ पड़ेगा? देखिए 4 मुतालबात किए थे IMF की तरफ से, जो कहा गया था कि 4 शराइत मिसिंग है। जी जी। उसमें हमने कोई टैक्स बढ़ाने का वाला मामला था, एक सूद की शरह बढ़ाने वाले मामला था, एक जो फाइनेंस गैप है उसको पुर करना था। तो अभी तक तो मुझे महसूस हो रहा है कि 4 शराइत में से 2 हुकूमत ने पुर कर दी है, टैक्स बढ़ाने और शराइत सूद। ठीक है, ठीक है। आपको ये लगता है कि 2 जो हैं वो पूरी कर ली गई हैं, अब 2 किस तरीके से होंगी, मुआहदा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ये देखना होगा। बहुत शुक्रिया आपका फराब, आप हमारे साथ मौजूद थे और हमें होप है, उम्मीद है कि मुल्क की मईशत के लिए कुछ अच्छा हो और हम डिफ़ॉल्ट से बच सकें। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। तू की जाने यार अमीरा, रोटी बंदा खा जाती है। यूनान में कश्ती उलटने का अलमनाक हादसा। उदास आंखें, चेहरों पर मायूसी, दिलों में अब भी प्यारों के बच जाने की आस। मेरी दरखास्त है वजीर आजम अगे, जल्दी तो जल्दी मेरे बच्चे की तलाश की जाए। गम की इस घड़ी में बोल रहा अपनों के साथ, सहाफती फराइज को निभाते हुए पहुंचाई हर खबर अवाम तक। और यूनान में महाजरीन के जहाज को हादसे के बाद अब रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो चुका है। 68% अवाम ने कश्ती हादसे की पल पल की खबर से जुड़े रहने के लिए देखा सिर्फ बोल न्यूज, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।